संतुलित आहार वह आहार है जो हमारे शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार उचित मात्रा में पोषक पदार्थ या पौष्टिक तत्वों को प्रदान करता है। उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। बस ये छोटी-सी परिभाषा है। अब संतुलित आहार में कौन-कौन से तत्व उपस्थित होते हैं, तो वे सभी तत्व जो हमारी जीवन की क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। तो ये पोषक तत्व निम्नलिखित हैं: कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं तेल, प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन, जल। अब हम देख लेते हैं गर्भवती महिला का आहार। तो गर्भवती महिला का आहार क्या है? गर्भ में पल रहे शिशु के पोषण के लिए और विकास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो शिशु है माता पर ही आश्रित होता है। ये तो आपको पता ही होगा। इसलिए गर्भवती महिला के भ्रूण के पोषण के लिए यानी शिशु के पोषण के लिए हमें अतिरिक्त प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फास्फोरस, विटामिन डी, कैल्शियम आदि की अधिक आवश्यकता होती है। तो गर्भवती स्त्री को दिन में प्रतिदिन 15 से 25 ग्राम प्रोटीन, 30 ग्राम वसा और 1000 मिलीग्राम कैल्शियम तथा 40 मिलीग्राम लोहा की आवश्यकता होती है। संतुलित आहार के अभाव में शिशु अनेक रोगों से ग्रस्त हो जाता है। में महिलाओं को सामान्य 1900 कैलोरी से 300 कैलोरी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो सीधा-सीधा मतलब है कि जो स्त्री को जो आहार होता है, वो कम से कम 2000 से 3000 कैलोरी सामान्य स्त्रियों की तुलना में अधिक आहार की आवश्यकता होती है। तो अब हम देख लेते हैं आवश्यक दैनिक आहार की जो टेबल है वो इस तरीके से है। अनाज आधा किलो यानी 400-500 ग्राम, फल 100 ग्राम, सब्जियां 175 ग्राम, दालें 100 ग्राम, तेल व घी 50 ग्राम, दूध आधा किलो या 1 किलो के आसपास, शर्करा 100, मांस व अंडा 50 ग्राम। अब हम देख लेते हैं स्तनपान कराने वाली महिलाओं का आहार जो होता है, वो जो श्रम करने वाली महिला से 400 या 500 कैलोरी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि स्तनपान कराने के लिए महिला को संतुलित आहार और प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करने वाले पदार्थों की ज़्यादा आवश्यकता होती है, जिसमें स्तनपान कराने वाली महिला को 45 ग्राम कैल्शियम और 1.5 से 2 ग्राम फास्फोरस, प्रोटीन की लगभग 18 से 25 ग्राम आवश्यकता प्रतिदिन बढ़ जाती है। स्तनपान कराने वाली स्त्रियां 2600 कैलोरी की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। स्तनपान कराने वाली महिला के आहार में 10 से 15 ग्राम लोहा की भी आवश्यकता होती है। तो इनको अनाज 110 ग्राम, शाकाहारी हैं तो हरी सब्जियां 25 ग्राम, अन्य सब्जियां 30 ग्राम, दालें 40 ग्राम, कंदमूल 50 ग्राम, मूंगफली 10 ग्राम, दूध आधा किलो, फल 50 ग्राम, शक्कर और गुड़ 20 ग्राम, वसा और तेल 5 ग्राम। ये तो शाकाहारी स्त्रियों की, ये मांसाहारी स्त्रियों की सारणी है। अब अगला क्वेश्चन देख लें, दूध एक संपूर्ण आहार है। तो दूध को एक संपूर्ण आहार क्यों माना जाता है? कि दूध में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में पाए जाते हैं। तो दूध एक संतुलित एवं संपूर्ण आहार है। इसमें केवल विटामिन सी अकेला नहीं पाया जाता, बाकी सभी इसमें विटामिन, खनिज लवण पाए जाते हैं। शिशु अवस्था से लेकर जीवन के प्रत्येक पड़ाव पर जो शरीर की वृद्धि विकास होता ही रहता है, इसके लिए हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो केवल यह अनुपात दूध में ही पाया जाता है, इसलिए दूध को एक संपूर्ण आहार माना गया है। हम अब दूध का संरक्षण कैसे करेंगे? तो प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क, तो दूध का पाश्चुरीकरण या संरक्षित रखने के लिए हमें 62.8 डिग्री सेल्सियस ताप पर 30 मिनट तक उबालना पड़ेगा और 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए दूध गर्म किया जाता है। अब दूध का निर्जमीकरण कैसे करेंगे? तो दूध को जीवाणु से बचाने के लिए हमें उसे उच्च ताप 120 डिग्री से 126 डिग्री तथा उच्च दाब पर रखा जाता है, जिससे दूध में उपस्थित जीवाणु खत्म हो जाते हैं। इसी चीज़ को हम दूध का निर्जमीकरण। अब हम जान लेते हैं कुपोषण। कुपोषण क्या है, यह क्यों होता है और इसे कैसे दूर करना चाहिए? तो कुपोषण क्या है? पोषण में यानी कि भोजन में पोषक तत्वों की कमी। अगर भोजन में पोषक तत्वों की कमी होती है तो इस अवस्था को हम, शरीर में हमारे पोषण की कमी होती है तो इस अवस्था को हम कुपोषण कहते हैं। ये क्यों होता है? तो ये इसलिए होता है क्योंकि हम अनियमित खान-पान की आदतों से उचित या संतुलित आहार नहीं ले पाते हैं। इसलिए हमें प्रोटीन्स, विटामिन्स, खनिज लवण आदि सबकी कमी हो जाती है। इस कमी के लक्षणों को ही हम कुपोषण कहते हैं। कुपोषण के जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं? तो कुपोषण में हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है, मांसपेशियाँ भी कमज़ोर हो जाती हैं, हमारी हड्डियाँ भी कुरूप दिखने लगती हैं, हमारा कंकाल भी कुछ अजीब टाइप का दिखने लगता है। कुपोषण के कारण ही हमारे बाल सफ़ेद दिखाई देने लगते हैं और सुंदरता शरीर पर नहीं रहती है, त्वचा सूखी और खुरदरी बनी रहती है। कुपोषण में बालों की चमक घटने लगती है और कुपोषण के कारण ही आँखों की सुंदरता भी चली जाती है। कुपोषण के कारण ही हमारी पाचन तंत्र क्रिया यानी हमें खाना पचता नहीं है। कुपोषण के कारण ही हमें रोगों से लड़ने की क्षमता भी कम हो जाती है। कुपोषण के कारण ही हमें आसानी से रोग लग जाते हैं।
तो कुपोषण के जो कारण होते हैं वो क्या होते हैं? जब भोजन में पोषक तत्वों की कमी होती है, या गरीबी होती है, या आहार की गंदी आदतें होती हैं, कुछ भी खा लेते हैं, या भरपेट खाना खाते हैं, उल्टा-सीधा खाना खाते हैं और हमें समुचित ज्ञान नहीं होता है। तो आप लोग वीडियो को रोक-रोक कर के बोल रहे हैं, इनको लिखते चलें, तभी आपका ये विषय क्लियर होगा। कुपोषण की रोकथाम कैसे करेंगे? तो कुपोषण की रोकथाम सबसे पहला पॉइंट है कि लोगों को समझाएँगे कि खाना कैसे खाया जाता है। सस्ते खाने एवं पोषक आहार उपलब्ध कराए जाएँ, ताकि जो गरीब लोग हैं, वो भी कुपोषण के शिकार होने से बच सकें। अब प्रोटीन की कमी से होने वाले कुपोषण कौन हैं? ये हैं आपके मरस्मस और क्वाशियोरकर। तो मरस्मस रोग को पहले देख लेते हैं। यह रोग सामान्यतः 1 वर्ष से कम बच्चों की आयु वालों को अधिक प्रभावित करता है। इसका मुख्य कारण है अल्पायु में ही माँ के दूध के स्थान पर कम प्रोटीन और कम कैलोरी वाले भोजन को देना। यह रोग इस प्रकार का प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण या पीईएम यानी प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन कहते हैं इसे, पीईएम कहते हैं, याद रखना। अब जो मरस्मस के लक्षण हैं, तो शरीर की त्वचा लटक जाती है, त्वचा खुरदरी हो जाती है, चिकनी नहीं दिखाई देती, हाथ-पैर अत्यधिक दुबले-पतले हो जाते हैं, मानसिक शारीरिक विकास मंद पड़ जाता है। बच्चों को प्रोटीन युक्त भोजन देकर इस विकार से मुक्त किया जा सकता है। इसका उपचार क्या है? इसका उपचार है कि प्रोटीन युक्त भोजन बच्चों को दिया जाए और संतुलित भोजन दिया जाए, ताकि मरस्मस रोग से बच्चे बच सकें। दूसरा या तीसरा रोग है क्वाशियोरकर। यह प्रोटीन की अधिक हीनता के कारण, अधिक कमी के कारण होती है। यह रोग 1 से 3 वर्ष के बच्चों में ज़्यादा फैलता है। इसके जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं? पेट बाहर की तरफ निकल आता है, थौंधू हो जाता है बच्चा। चेहरे पर आँखें बड़ी-बड़ी उभरी हुई लगने लगती हैं। बच्चे भोजन नहीं करता है, बच्चे को भूख नहीं लगती है, क्वाशियोरकर के कारण। पैर लंबे और पतले और मुड़े हुए होते हैं। बच्चे को प्रोटीन युक्त भोजन देकर इसकी रोकथाम की जा सकती है। तो बच्चे को प्रोटीन और ऊर्जा युक्त भोजन देना चाहिए। अब चलते हैं हम हृदय पार्ट पर, परिसंचरण पार्ट। परिसंचरण क्या है? पोषक पदार्थ या रक्त द्वारा इधर-उधर ले जाना ही परिसंचरण या परिवहन कहते हैं। अब रुधिर के घटक, रुधिर क्या है? तो रुधिर एक ऊतक है, जो रंग में लाल होता है। रुधिर के बारे में तो आप जानते ही होंगे। रुधिर के 2 मुख्य घटक हैं, प्लाज्मा और कणिकाएँ। तो प्लाज्मा में क्या है? प्लाज्मा रुधिर का 55% भाग बनाता है, जिसमें 90% जल होता है। 10% जटिल कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो रुधिर में जो प्लाज्मा भाग होता है, प्लाज्मा में 55% भाग प्लाज्मा ही पाया जाता है और 55% का ही 90% इसमें जल पाया जाता है। ये कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। इसे रुधिर का निर्जीव भाग कहते हैं, क्योंकि प्लाज्मा में जीवन नहीं होता, इसलिए इसे निर्जीव भाग कहते हैं। इसमें रुधिर कणिकाएँ नहीं पाई जाती। अब देख लेते हैं रुधिर प्लाज्मा के कार्य। तो रुधिर क्या है? रक्त को तरलता प्रदान करता है, मतलब रुधिर ढीला बना रहता है। दूसरा इसका लक्ष्य प्लाज्मा का कार्य है कि जो रोगाणु कीटाणुओं को शरीर में नहीं पहुँचने देता है, उनको नष्ट कर देता है। तीसरा कार्य है कि इसमें हेपेरिन पाया जाता है। हेपेरिन नामक एक रक्त को नाड़ियों में जो धमनी स्राव हैं, उनमें रक्त को जमने नहीं देता है हेपेरिन। और रुधिर कणिकाएँ देख लेते हैं, तो इसमें जो 45% भाग रुधिर कणिकाओं का है, जिसमें से लाल रुधिर कणिकाएँ। लाल रुधिर कणिकाएँ मानव रुधिर में इसकी मात्रा सबसे अधिक, लगभग 45 से 55 लाख प्रति क्यूबिक एमएम होती है। ये रंग में लाल होती हैं, केंद्रक रहित होती हैं। इनका आकार अंडाकार होता है और उभयाअवतल होती हैं। इनका व्यास 8 माइक्रोन होता है और 1 से 2 माइक्रोन ये मोटी होती है। आरबीसी का निर्माण भ्रूण अवस्था में यकृत, प्लीहा आदि में होता है, जबकि वयस्क अवस्था में केवल रेड बोन मैरो यानी लंबी अस्थियों में होता है। अब चलते हैं श्वेत रुधिर कणिकाओं के पास, जिसे ल्यूकोसाइट बोलते हैं। ये लाल रुधिर कणिकाओं से बड़ी होती हैं, संख्या में बहुत कम होती हैं, केंद्रक युक्त होती हैं और अमीबा के आकार की रंगहीन कणिकाएँ होती हैं। इनका जीवन काल 1 या 2 दिन होता है। ये प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं, ये शरीर की सुरक्षा करती हैं। ये जो कणिकाएँ हैं, ये 3 प्रकार की होती हैं, बेसोफिल, ईओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। हम पढ़ते हैं ईओसिनोफिल या एसिडोफिल्स। एसिडोफिल्स होती हैं, ये केवल रुधिर कणिकाओं का लगभग 2 से 4% भाग ही बनाती हैं। ये शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करने में सहायक होती हैं। ये एलर्जी तथा अति संवेदनशीलता में महत्वपूर्ण कार्य करती है। जैसे हम कुछ खा लेते हैं, पी लेते हैं, तो कहीं खांसी आने लगती है, कहीं त्वचा लाल हो जाती है, कहीं त्वचा पे चकत्ते हो जाते हैं, तो ईओसिनोफिल ये कणिका इसके लिए जिम्मेदार है। बेसोफिल 0.5 से 2% तक होती है। ये हेपेरिन, हिस्टामिन एवं सेरोटोनिन नामक पदार्थों का सिक्रेशन करती है। अब न्यूट्रोफिल, इसकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है। इसका जो केंद्रक है 3 से 5 पालियों में विभाजित हो जाता है। ये
वह चक्राणु क्रिया में सबसे अधिक भाग लेते हैं। अब चलते हैं हम कणिका रहित श्वेत रुधिराणु। तो इन श्वेत रुधिर कणिकाओं के केंद्रक द्रव में कणिका नहीं पाई जाती। इनका केंद्रक गोल होता है तथा पिंडों में विभाजित नहीं होता, जैसे लिम्फोसाइट। इनका आकार सबसे छोटा होता है, एक कुल श्वेत रुधिर कणिकाओं की 20 से 30% पार पाई जाती है। इनका कार्य एंटीबॉडी का निर्माण करना होता है और शरीर की सुरक्षा करना होता है। तो इनका कार्य क्या है लिम्फोसाइट का? एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी का निर्माण और शरीर की सुरक्षा प्रदान। ये है मोनोसाइट सेल। ये बड़े आकार की कोशिकाएं होती हैं। ये श्वेत रुधिर कणिकाओं की 2 से 10% होती है। यह मैक्रोफेजेज हैं, परिवर्तित हो जाती हैं। इनका कार्य भक्षण क्रिया द्वारा जीवाणु का भक्षण करना होता है। अब WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाओं को हम सैनिक कोशिका भी कहा जाता है या शरीर की सैनिक कहा जाता है, क्योंकि ये रोगों से सुरक्षा से संबंधित होती हैं। अतः इन्हें हमारे शरीर का सैनिक भी कहा जाता है। इनका कार्य हानिकारक रोगाणुओं को नष्ट करना और रोगों से रक्षा करना होता है। इनका एक कार्य और है कि प्रतिरक्षा को प्रदान करना या प्रतिरक्षा का निर्माण करना या प्रतिरक्षी प्रक्रियाओं को प्रेरित करते रहना कि जाओ मृत कोशिकाओं को खा लो। प्लेटलेट रक्त संगठन का लास्ट भाग। यह केवल स्तनधारियों में ही पाई जाती हैं। मनुष्य के रुधिर में इनकी संख्या 2 से 5 लाख क्यूबिक mm होती है। ये केंद्रक रहित गोल अंडाकार होती हैं। आप इन सबको देख लेते हैं। ये है इन सब कोशिकाओं के चित्र। अब चलते हैं रुधिर के कार्य। तो अगला प्रश्न का उत्तर है रुधिर के कार्य। तो रुधिर क्या करता है? गैसों का परिवहन करता है। और दूसरा कार्य है पोषक पदार्थों का भी संवहन करता है। तीसरा रुधिर का कार्य उत्सर्जी पदार्थों का संवहन करता है, रोगाणुओं से रक्षा करता है, अन्य पदार्थों का भी परिसंचरण करता है, शरीर का ताप नियंत्रण करता है, घावों की मरम्मत करता है और शरीर को सम स्थिति में बनाए रखता है। अब देख लेते हैं रुधिर का थक्का। रुधिर का थक्का बनाने में कौन सी प्रोटीन भाग लेती है? तो वो फाइब्रिनोजन है। रुधिर का थक्का बनाने में कौन सा आयन भाग लेता है? तो ये Ca+2 और प्रोथ्राम्बिन नामक निष्क्रिय एंजाइम इसमें भाग लेता है। अगर प्रोटीन पूछी जाए तो फाइब्रिनोजन है, यदि आयन्स पूछा जाए तो Ca2+ है और पदार्थ पूछी जाए तो प्रोथ्राम्बिन है। रुधिर बनाने में तो तीनों कार्य करते हैं, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से पूछने पर निर्भर करता है। RH प्रतिजन या RH फैक्टर क्या है? तो RH प्रतिजन की खोज सर्वप्रथम लैंडस्टीनर एंड वीनर ने 1940 में रिचर्ड बंदरों में की थी। इसलिए इन्हें RH- एंटीजन कहा गया, जो लगभग 80% मनुष्यों में पाया जाता है। ऐसे व्यक्ति जिसमें यह एंटीजन होता है उसे RH धनात्मक कहते हैं, और जिसमें नहीं होता है उसे RH ऋणात्मक कहते हैं। रुधिर बैंक या ब्लड बैंक क्या है? तो ब्लड बैंक प्लीहा को कहते हैं। इसमें रुधिर को 30 से 90 दिन तक रुधिर बैंक में रुधिर को कम से कम रिफ्रिजरेशन करके यानी ठंडा रख के सुरक्षित रखा जा सकता है। यहाँ पर दाताओं द्वारा दान किए गए रुधिर 30 या 90 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। रुधिर बैंक विभिन्न प्रकार के रुधिर को आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराया जाता है। रुधिर से प्लाज्मा को अलग कर लिया सुरक्षित रख लिया जाता है। रुधिर जमता है, उनको ना जमने के लिए कौन कौन से पदार्थ है? तो सोडियम सिट्रेट है, ऑक्जेलेट है, एथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक अम्ल है। हृदय क्या है? तो हृदय हमारी छाती में हृदय पेशियों का मुट्ठी के आकार का लाल रंग का एक पंपिंग मशीन की तरह जीवन पर्यंत क्रियाशील रहता है। हृदय की बाह्य संरचना है। हृदय को बाहर से देखने पर यह मुट्ठी के आकार का हमारे बाईं तरफ झुका हुआ देखा जाता है। ये शंक्वाकार या खोखला होता है। मनुष्य का हृदय दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है, जिसे हृदय वर्ण कहते हैं। तो मनुष्य का हृदय होता है तो ये दिखाई दे रहा है मनुष्य का हृदय। इसमें ये महाधमनी है जो रक्त को शरीर में ले जाती है। ये आरोही धमनी है। ये फुफ्फुसीय धमनी है। जो फुफ्फुस धमनी है ये फेफड़ों को रक्त ले जाती है। ये बायां आलंद है, इस तरफ दायां आलंद है। परिहत खांच है। ये निम्न महाशिरा है जो नीचे से आई है, और ये आरोही महाशिरा है, महाधमनी है जो यहाँ से निकल कर गई है। बस चित्र को समझ लिया पूरा बन जाएगा। तो इसकी इस पर क्रिया विधि जरूर देख लेना। हृदय की बात संरचना ये है, आप स्क्रीनशॉट ले लें और पढ़ लें। अब हृदय की आंतरिक संरचना। तो आंतरिक संरचना में तो हृदय को फाड़ करके अंदर से देखा जाता है क्या क्या संरचना दिखाई देती है, इसकी आंतरिक संरचना है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें।
इतना सारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। स्पंदन केंद्र पेसमेकर क्या है? तो दाएं आलंद के महाश्राव के छिद्रों के समीप श्रा आलंद गांठ होता है जिससे हमें स्पंदन केंद्र पेसमेकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेसमेकर। ये है आंतरिक स्ट्रक्चर, देख लीजिए। यहाँ बालवी कपाट पाए जाते हैं और यहाँ ट्रिपल कार्ड पाए जाते हैं। ये तो फुफ्फुसीय सिरा है, इसको हम चित्र को समझ लेते हैं अच्छी तरीके से, चित्रकार बना लें। हृदय की आंतरिक संरचना इस प्रकार से लिखनी है कि हृदय को जब लंबवत काट करके देखते हैं तो इसमें हमें हृदय के 4 भाग दिखाई देते हैं, 2 आलंद और 2 निलय। तो, तो आंतरिक संरचना में हम ये है कि 4 भाग होते हैं जिसमें से हमारे दाहिने भाग में आलंद और निलय, दाहिने भाग के आलंद निलय में अशुद्ध रक्त बहता है और बाएं आलंद निलय में शुद्ध रक्त बहता है। तो बाएं निलय से महाधमनी निकलती है और दाएं निलय से फुफ्फुस धमनी निकलती है। तो फुफ्फुस धमनी जो है वो फुफ्फुस को रक्त ले जाती है और जो महाधमनी है जो बाएं निलय से निकलती है वो पूरे शरीर को रक्त ले जाती है। तो ये फुफ्फुस धमनी निकलती है दाहिने भाग से। तो ये जो धमनी है रक्त फेफड़ों को भेजती है, फेफड़ों से शुद्ध होकर के फिर फुफ्फुसीय सिरा द्वारा दाएं आलंद में डाल दिया जाता है। इस तरीके से करते हैं। फिर दाएं आलंद से बाएं आलंद से जो रक्त आता है वो बाएं निलय में आता है, बाएं निलय द्वारा पूरे शरीर को भेज दिया जाता है। इस तरीके से इसकी क्रिया विधि है कि इसमें देवरान का पाठ खोलते कहीं ये खोलते कहीं वो खोलते। अब हृदय स्पंदन क्या है, यानी कि हृदय की ध्वनि क्या है? कार्य करते समय मानव की हृदय अपनी पेशियों के क्रमानुसार फैलता एवं सिकुड़ता रहता है। हृदय की पेशियों के सिकुड़ने की अवस्था को प्राकुंचन और फैलने की अवस्था को अनुशीतलन कहते हैं। यह स्पंदन 0.8 सेकंड की होती है, 0.5 और 0.3। यह है हृदय का स्केच डायग्राम, जिसमें आप देख सकते हैं ये तीर रुधिर की दिशा शो कर रहे हैं। तो अनाक्षिगत रुधिर आया, बाएं आलंद में गया, फिर दाएं निलय में गया और दाएं निलय से ये कहाँ गया? तो तीर देखो यहाँ फेफड़े तरफ भाग रहा है। तो दाएं निलय से जो रक्त जाता है वो फेफड़ों में जाता है, तो बाएं निलय से जो शुद्ध रुधिर जाता है तो शरीर फेफड़ों को और इसके अतिरिक्त और भी जाता है। तो इस तरीके से हृदय की थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं ध्वनियों के बारे में। तो हृदय 2 ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं, एक लाभ एक डाब। तो प्रथम ध्वनि होती है लाभ, ये आलंद निलय कपाटों के बंद होने से निकलती है, प्रथम ध्वनि होती है लाभ। द्वितीय ध्वनि होती है डाब, यह महाधमनी चाप तथा फुफ्फुस महाधमनियों के अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने से सुनाई पड़ती है। नब्ज क्या है? धमनियों में रुधिर दाब द्वारा उत्पन्न धड़कन नब्ज कहलाती है। तो नब्ज क्या है? कि धमनियों में रुधिर दाब द्वारा उत्पन्न धड़कन नब्ज कहलाती है। सिकुड़ता है, क्योंकि हृदय सिकुड़ता भी है और फैलता भी है। सिकुड़ता कब है? जब हृदय शरीर में रक्त पंप करता है, और फैलता कब है? जब आलंद से निलय रक्त लेता है तो फैल जाता है। तो जब हृदय सिकुड़ता है तो दबाव के साथ धमनियों की दीवारों पर प्रेशर पड़ता है, इसलिए धमनियों को फैलना पड़ता है, यानी कि धमनियाँ फैल जाती हैं। इसके बाद हृदय जब फैलता है तो धमनियों की दीवारों पर जो दाब पड़ता था वो नहीं पड़ता फिर, इसलिए धमनियों की जो भित्ति है संकुचित हो जाती है। इस प्रकार की एक लय बन जाती है जिससे नब्ज होती है, जो नाड़ी होती है वो धड़कती है। बस यही है इसमें। सार क्या होगा कि जब हृदय सिकुड़ता है तो धमनियाँ फैल जाती हैं, और जब हृदय फैलता है तो धमनियाँ सिकुड़ जाती हैं। इस प्रकार से ये एक लय सी बन जाती है जिसे हम नब्ज कहते हैं या धड़कन कहते हैं। अब ब्लड प्रेशर क्या है या रुधिर दाब क्या है? तो हृदय रुधिर धमनियों में या धमनियों में प्रेशर डालता है, यानी कि दबाव के साथ रक्त को भेजता है। रुधिर इन वाहिनियों में एक निश्चित दाब के साथ बहता है जिसे हम रुधिर दाब कहते हैं। तो रुधिर का धमनियों में दबाव के साथ बहना ही रुधिर दाब कहलाता है। इसका मापन सर्वप्रथम एस हेल्स ने घोड़े पर किया था। मनुष्य में रुधिर दाब का सर्वप्रथम जो खोज की थी वो वेबर ने नापा था। ये इसी प्रकार से ये रुधिर दाब है। अब पेसमेकर क्या है? तो पेसमेकर क्या है? तो ये पेसमेकर कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पेसमेकर हृदय में पाए जाते हैं। तो पेसमेकर क्या है? कि हृदय की धड़कन को नियमित बनाए रखता है। पेसमेकर हृदय की धड़कन को नियमित बनाए रखता है। तो ये तो पेसमेकर हो गया। अब कृत्रिम पेसमेकर क्या है? तो जब पेसमेकर किसी गंभीर बीमारी के कारण कम धड़कता है तो उसके स्थान पर
एक कृत्रिम पेसमेकर लगा दिया जाता है। बस इतना लिखना है। इसे हम अल्बर्ट हेमेन ने एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल उपकरण की खोज की थी जो हस्तचलित मोटर स्प्रिंग बुड से चिस संचालित होता था। हेमेन ने इसका उल्लेख कृत्रिम पेसमेकर के रूप में किया था। ये कहाँ लगाया जाता है? तो ये छाती में लगाया जाता है, यानी कि छाती यानी कि वक्ष भाग में लगाया जाता है, हँसली हड्डी के पास लगाया जाता है या उदर भाग में त्वचा के नीचे फिट करके विद्युत तार द्वारा हृदय को जोड़ दिया जाता है। इस पेसमेकर का एक छोटा-सा बैटरी द्वारा संचालित विद्युत उपकरण होता है। यह जो पेसमेकर होता है, ये विद्युत से यानी कि लाइट से चलता है और ये जैसे 1 डेढ़ लाख का आता है, 10 साल के लिए इसको छाती में धमनी शिरा में तो अंतर लिख ही देंगे आप कि धमनी कहाँ होती है, तो धमनी गहराई में उपस्थित होती है, धमनी कड़ी होती है, धमनी में वाल्व नहीं पाए जाते, धमनी में रक्त जो बहुत तेज़ी से बहता है और धमनियाँ विभाजित होकर कई धमनिकाएँ बनाती हैं। इसी प्रकार से शिरा है और धमनियों में शुद्ध रक्त भी बहता है। ये शिरा है, तो शिरा शरीर के ऊपरी सतह पर फैली रहती हैं। शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, शिराओं की जो भित्ति होती है वो पतली होती है, शिराएँ भी छोटी-छोटी शिराओं में बटी रहती है और इसमें वाल्व पाए जाते हैं। इसमें स्पंदन नहीं होता है, मतलब ये शिराओं में धड़कन पैदा नहीं होती है, लेकिन धमनियों में स्पष्ट धड़कन सुनाई देती है, जिसे हम नाड़ी भी कहते हैं। ये आपकी लसिका के कार्य, तो लसिका के कार्य क्या है? तो लसिका हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? तो प्रतिरक्षा का निर्माण करती है। मतलब जो कीटाणु विषाणु आते हैं, उनको मार देती है। टीका होगी, रक्षा होगी ना हमारी। और जो हम तेल और घी खाते हैं, यानी बसी अम्ल खाते हैं और ग्लिसरॉल खाते हैं, उनका अवशोषण भी लसिका ही करती है। लसिका ऊतक द्रव को नम बनाए रखती है, मतलब गीला बनाए रखती है। मानव शरीर में रुधिर और लसिका दोनों तरल संवहनी ऊतक हैं, मतलब रक्त की तरह होते हैं। लसिका सफ़ेद रक्त होती है, रुधिर लाल रक्त होता है। क्रिया के क्या फ़ायदे हैं श्वास लेने के? तो श्वास लेने के ये फ़ायदे हैं कि हमारा रक्त शुद्ध होता है। कैसा होता है रक्त? शुद्ध होता है। श्वसन क्रिया के परिणाम स्वरूप शरीर को अनावश्यक कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम श्वसन क्रिया शरीर में लेते हैं, तो परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन हमको मिल जाती है। श्वास लेने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, हृदय गति भी समान रूप से चलती है और अच्छी सांस लेने से हमारी टेंशन घटती है, चिंता घटती है, थकान घटती है, पागलपन घटता है, सिर दर्द भी कम होता है। अब व्यायाम से श्वसन क्रिया पर क्या फ़र्क पड़ता है, क्या महत्व है व्यायाम का श्वसन क्रिया में? तो योग करने से हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं। नंबर 1 हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, नंबर 2 हमारा शरीर हष्ट-पुष्ट रहता है, नंबर 3 हमारा ब्लड, हमारा रक्त बहुत तेज़ी से हमारे शरीर में रहता है और हमारे फेफड़े सुचारू रूप से स्वस्थ बने रहते हैं। इसलिए हमें गहरी साँस लेनी चाहिए, गहरी साँस नहीं लेने से हम बीमार पड़ जाते हैं। हमारे जो फेफड़े हैं, मधुमक्खी के छत्ते के समान होते हैं, जिसमें 75 मिलियन वायु कूपकाएँ होती हैं। यदि हम गहरी-गहरी साँस लेंगे, तो 75 मिलियन में से 55 मिलियन वायु कूपकाएँ, यानी कि सीधी-सीधी बात है, 75 मिलियन कूपकाएँ ही खुल जाएँगी, जिससे हमारा शरीर तरोताज़ा महसूस करेगा। यदि हम गहरी साँस नहीं लेते हैं, तो 25 मिलियन कूपकाओं में ही ऑक्सीजन पहुँच पाती है, 55 मिलियन कूपकाएँ हमारे में ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती, इसलिए हम टीबी, खाँसी, ब्रोंकोइटिस, ब्लड प्रेशर आदि बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। तो मस्तिष्क के कार्य तो सब कोई जानता होगा कि मस्तिष्क क्या कार्य करता है। मस्तिष्क सोचने-समझने का कार्य करता है। मस्तिष्क हमारे शरीर को कंट्रोल करता है। मस्तिष्क हमारे शरीर को संतुलन देता है, मतलब संतुलित करता है। मस्तिष्क से भी हमारे चलना, बैठना, हँसना सब कंट्रोल होता है। अरे सभी तो है मस्तिष्क, कुछ इस तरीके से लिख देना है बस। मेरुरज्जु क्या है? तो मेरुरज्जु क्या है कि मस्तिष्क के पीछे कपाल गुहा के बाहर एक लंबी खोखली बेलनाकार रचना के रूप में फैला रहता है। तो जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, रीढ़ की हड्डी के बीच में एक एक घोड़े की पूँछ के आकार की एक मेरुरज्जु पड़ी रहती है। एक खोपड़े से निकलती है, हमारी मेरुरज्जु खोपड़े से निकलती है और रीढ़ की हड्डी के बीचों-बीच जाती है। मेरुरज्जु किसे कहते हैं? मस्तिष्क पुच्छ कपाली गुहा के बाहर एक लंबी खोखली पतली बेलनाकार रचना होती है, जिससे देह गुहा में रूपांतरित होता है। मानव की देह गुहा में रूपांतरित होता है, इस रचना को मेरुरज्जु कहते हैं। बस इतना ही लिखना है। ये मेरुरज्जु का चित्र है, देख लीजिए आप, तितली जैसी संरचना है इसकी। जो बाहर की तरफ सफ़ेद द्रव रहता है और अंदर की तरफ धूसर द्रव रहता है। ये मेरुरज्जु के कार्य है कि जो मेरुरज्जु होती है प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन करती है। ये अनैच्छिक क्रियाओं को संतुलित करती है। ये मस्तिष्क को जानने तथा मस्तिष्क से आने वाले आवेगों को, संवेगों को रास्ता प्रदान करती है। मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएँ पाई जाती हैं, इसमें 1 और 8 1 to 8 ये रहती हैं संवेदी और 3, 4, 6
11 और 12 ये रहती हैं मोटर। क्या रहती हैं? मोटर। बाकी मिश्रित होती हैं, बाकी मिश्रित होती हैं। ये मिश्रित होती हैं 5, 7, 9, 10। अब प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? तो प्रतिवर्ती क्रिया वह क्रिया है जो बिना मस्तिष्क के भाग लिए संपन्न होती है। इसमें मस्तिष्क भाग नहीं लेता है प्रतिक्रिया में। ठीक है, ये उदाहरण क्या है? खांसना, छींकना, आँख की पुतली सिकुड़ जाना और स्वादिष्ट भोजन देखते हुए मुँह में लार आना, काँटा चुभते ही पैर का झटके के साथ ऊपर उठ जाना, तेज प्रकाश में आँख की पुतली का सिकुड़ जाना, छींकना, खाँसना आदि ये सभी प्रतिवर्ती क्रियाएँ हैं। अब ये कितने प्रति हैं? ये प्रतिवर्ती क्रिया का चित्र है। तो प्रतिवर्ती क्रिया होती कितनी प्रकार की? तो 2 प्रकार की होती है, आबंधित और अनुबंधित। अब प्रतिवर्ती क्रियाओं के प्रकार में चलते हैं तो ये हैं कौन? आबंधित अभिक्रियाएँ या प्रतिबंधित। तो ऐसी प्रतिवर्ती क्रियाएँ जो जन्मजात एवं अनैच्छिक होती हैं और जो हमें वंश परंपरा से आती हैं, इन्हें जन्मजात प्रतिवर्ती क्रियाएँ भी कहते हैं। तो ये जो जन्मजात जो जन्म से आती हैं, जैसे जन्म से किसको आती हैं? पक्षी घोंसला बनाते हैं, पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। पक्षियों में बच्चे पैदा करने की जन्मजात क्रियाएँ होती हैं, ये सिखाई नहीं जाती हैं। अनुबंधित, अनुबंधित ऐसी प्रतिवर्ती क्रियाएँ जो सीखने पर या सिखाने पर उन्हें मिल जाती हैं, जिन्हें उपार्जित प्रतिवर्ती क्रियाएँ भी कहते हैं। उपार्जित जो दूसरों द्वारा दी जाती हैं, सिखाई जाती हैं अनुबंधित क्रियाएँ। जैसे कुत्ते को भोजन देखकर मुँह में लार टपकना, तैरना, गाना बजाना, नाचना, पेन चुभाने पर किसी गर्म वस्तु पे छूने से हाथ हटाना। ये क्या है? सिखाई गई क्रियाएँ होती हैं। प्रतिवर्ती क्रिया है वो कंप्लीट होती है। तो प्रतिवर्ती क्रिया क्या महत्व? प्रतिवर्ती क्रिया में रज्जु द्वारा संपन्न होती है, अतः मस्तिष्क का कार्यभ्रम इसमें कम होता है। तो मतलब प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क कोई भाग नहीं लेता है। ये हमारी खतरों से सुरक्षा करती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएँ हैं जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे भोजन को ग्रहण करने से पहले मुँह में क्या आ जाती है? लार आ जाती है, जिससे भोजन को निगलने में सहायता होती है। इस प्रकार अब आ जाती है आँख। तो आँख के बारे में तो आपने सुना ही होगा, देखा ही होगा। आँख की तो आप एक दूसरे की आँख देख के नकल कर सकते हैं परीक्षा में। वो कैसे करेंगे कि आँख की नकल कैसे करेंगे? अब दूसरे की आँख देखते जाएँगे। आँख में जो-जो होगा सो लिख देंगे। अब क्या होती है आँख में? तो पहले तो आँख की संरचना लिखेंगे, आँख, हेडिंग डालेंगे। आँख क्या है? आँख तो एक हमारे संवेदी अंग है। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये चेहरे पे पाई जाती हैं, 2 आँखें होती हैं। और अब आँख की संरचना तो सबसे पहले क्या पाई जाती है? आँख की पलकें। तो पलकों में क्या होते हैं? पलकों में रोम होते हैं। और पलकें आँखों की सुरक्षा करती हैं, पलकें आँखों का आवरण है। अब बरौनियाँ तो आपको पता ही होगा। अश्रुग्रंथियाँ, तो आँखों के ऊपर एक साइड में अश्रुग्रंथियाँ होती हैं, जहाँ से अश्रु निकलते हैं। अश्रु क्या करते हैं? आँखों की सफाई करते हैं। इस तरीके से लिखते चलना। ये आपकी आँख है, तो आँख तो देखी होगी, आँख नहीं देखी होगी, तो आप बहुत महान हैं कि आपने किसी की आँख ही नहीं देखी अभी तक। अब नेत्र गोलक क्या है? तो नेत्र गोलक क्या है? तो नेत्र गोलक है नेत्र का गोला। जो आँख का सफ़ेद-सफ़ेद होता है, पूरा निकाल के बाहर रख लें, तो ये 2.5 सेंटीमीटर की गेंद के आकार की एक खोखली गोल रचना होती है। तो अब तो समझ ही गए होंगे कि नेत्र गोलक क्या है। अब नेत्र गोलक की देख लेते हैं आंतरिक संरचना। अब आँख की आंतरिक संरचना तो देख ही लेंगे हम। जब नेत्र को हमने बाहर निकाल दिया और रख दिया, तो अब नेत्र की संरचना देखेंगे तो सबसे ऊपर क्या दिखाई देता है? तो हमें सबसे ऊपर अपारदर्शी सफ़ेद रंग का एक दृढ़ पटल दिखाई देता है, जिसे बाह्य पटल भी कहते हैं। जो सफ़ेद-सफ़ेद दिखाई देता है, ये दृढ़ पटल कहलाता है। तो आप देख लेना अपनी आँख में दृढ़ पटल क्या है? दृढ़ पटल सबसे ऊपरी ऊपरी परत है और बीच की रक्त पटल है और भीतरी परत दृष्टि पटल है। दृष्टि पटल पे क्या होती है? पीत बिंदु। तो स्पष्ट दृष्टि का जो स्पष्ट प्रतिबिंब, दृष्टि का स्पष्ट प्रतिबिंब किस परत पर बनता है? तो दृष्टि पटल पर बनता है। दृष्टि पटल पर भी कहाँ बनता है? तो पीत बिंदु पर बनता है। ये पीत बिंदु दिखाई दे रहा है ना? ये पीत बिंदु यहाँ पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। अगर पीत बिंदु ना तो फोबिया पर बनता है। फोबिया दूसरा नाम है इसका। तो अब जो मध्य पटल होती है, तो रक्त पटल होती है। जब आँखें को अपन मीड़ते हैं, तो आँखों में लाल-लाल हमें नलियाँ दिखाई देती हैं, वो रक्तीय पटल तो है। और क्या? तो यह स्तर आँखों को पोषण प्रदान करता है। इसमें रुधिर कोशिकाओं को घना जाल फैला रहता है। कुछ तंतुओं तथा अनेक रंगायित शाखान्वित कोशिकाएँ होती हैं, जिनके कारण मानव की आँख का रंग नीला, काला, भूरा होता है। तो इसी कारण नीला, काला, भूरा होता है। दृष्टिपटल, तो दृष्टिपटल क्या होती है? तो इस पर स्पष्ट बिंदु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, जिसका किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। अब नेत्र के अंदर 2 जलीय कक्ष पाए जाते हैं। 2 कक्ष पाए जाते हैं। एक जलीय कक्ष जिसमें कॉर्निया और लेंस है, जो आगे का काला-काला भाग होता है, तो काले-काले भाग के थोड़ा-सा अंदर जलीय कक्ष पाया जाता है। और सफ़ेद-सफ़ेद भाग जो अंदर होता है, उसमें कचाव द्रव यानी अंगूरी द्रव भरा रहता है। अंगूर जैसा द्रव, अंगूर को खाया होगा कभी तो देखा होगा, अंगूर को काट कर देखना वैसे ही भरा रहता है आँख के अंदर। ठीक है? ये नेत्रों की सुरक्षा तो सबको पता ही होगा। नेत्रों की सुरक्षा कैसे करेंगे हम, ये तो पता ही होगा। नेत्रों को सीधी धूप से बचाना चाहिए, नेत्रों को हाथों से गंदे हाथों से नहीं पहुँचना चाहिए, नेत्रों के लिए विटामिन ए के युक्त भोजन, दूध, घी, मक्खन, गाजर आदि खाना चाहिए। मंद प्रकाश में ही सिलाई-कढ़ाई आदि नहीं करना चाहिए। हमेशा बैठकर ही पढ़ाई करनी चाहिए और नेत्रों से किताब की दूरी 1 फुट या 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्या जाता है?
तो कान तो आपको पता ही होगा कहाँ होगा, कान की नकल भी कर सकते हैं। तो आप बैठे रहना एग्ज़ाम में, एक-दूसरे के कान देखते रहना। सिर में नेत्रों के पीछे दोनों ओर पास और एक जोड़ी कर्ण रहते हैं, जो क्या करते हैं, ध्वनि को सुनते हैं, यानी ध्वनि तरंगों को अंदर डाल लेते हैं, उससे हमें सुनाई देने लगता है। तो कान तो आप समझ ही गए होंगे, ये कान का एक कार्य है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है और कान ये इससे हम सुनते भी हैं, ये इसके कार्य हैं। ये हमारी कौन-सी इंद्रिय है? तो श्रवणग्राही इंद्रिय है। कौन-सी इंद्रिय है? अब बाहर कान, अब कान के 3 भाग होते हैं, बाह्य कान, मध्य कान और आंतरिक कान। तो कान को कर्ण भी कहते हैं, पता ही होगा आपको, सीधी-सीधी बात है। तो कान कर्णपल्लव, ईयर पिन्ना कहते हैं इसे। कर्णपल्लव क्या है कि जब छोटे-छोटे बच्चों को मास्टर साहब जी कान पकड़ लेते हैं, तो पिन्न-पिन्न करने लगते हैं, रोने लगते हैं, तो तभी तो इसे कर्णपिन्ना कहते हैं। तो कर्णपिन्ना पे छोटे-छोटे बाल होते हैं, रोम होते हैं, इस तरीके से और लचीली तंतु में उपास्थि पाई जाती है कि कान में हड्डी तो पने नहीं पाई जाती जो पिन्ना होता है। बिल्कुल रबर की तरह उपास्थि पाई जाती है। तो रबर की तरह जो पाई जाती है हड्डी, उसे उपास्थि बोलते हैं, ठीक है। कर्णनाल होती है, कर्णनाल एस के आकार की होती है। 2.5 से 3 सेंटीमीटर लंबी और मस्तिष्क में घुस जाती है। जाके देखा होगा दूसरे के कान का छेद देख लेना, पता चल जाएगा आपको क्या टेढ़ी-मेढ़ी। इसके आंतरिक भाग में संयोजी ऊतक तिरछी झिल्ली पाई जाती हैं, जिससे जहाँ ये कर्णनाल की नली खत्म होती है, वहाँ पे एक पर्दा पाया जाता है, जिसे कान का पर्दा कहते हैं, कर्णपट्ट कहते हैं, टिम्पैनिक झिल्ली कहते हैं। कान के अंदर मोम ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जो मोम निकालती है, जिसे हम मैल कहते हैं कान का। तो देखें ना, कान की क्रियाविधि ज़रूर आएगी, ये देख लें, ये कान का चित्र। मध्यकर्ण क्या है? मध्यकर्ण क्या है कि जो कान के पर्दे से पीछे का जो भाग होता है, जो टिम्पैनिक बुल्ला नामक फ्लास्क अस्थियों की बनी होती है, इस गुहा में हवा भरी रहती है। इसमें स्टेचियन नली द्वारा यह नासाग्रसनी में खुलती है। जैसे अपन कान में दवाई डालते हैं, गले में आ जाती है, तो ये नासाग्रसनी खुलती है। मध्य कान में 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं। मैलियस इस हथौड़े के आकार की होती है, इनका सीए आपकी निहाई के आकार की होती है, स्टेपीज ये घोड़े की नाल के आकार की होती है। अब अंतःकरण देख लेते हैं। अंतःकरण क्या है? इसे काला गहन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? काला गहन, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ कहते हैं इसे, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। ये अर्धपारदर्शक झिल्ली की बनी होती है, एक जटिल संरचना है जो अस्थिर लेबिरिंथ से घिरी रहती है। तो इस तरीके से छोटा-मोटा इसका लिख देना। जी, इसका चित्र ये है, आपके आंतरिक कान का चित्र, बिच्छू जैसा है बिल्कुल। तो कान की क्रियाविधि है, ये कैसी होती है? तो सबसे पहले श्रवण क्रिया होती है। क्या होती है? सबसे पहले श्रवण क्रिया होती है। इसमें क्या होती है कि जो ध्वनि तरंगें होती हैं, पिन्ना द्वारा ग्रहण की जाती हैं और कान के पर्दे यानी कर्णपट्ट पर भेज दी जाती हैं, जो तरंगों के रूप में 3 अस्थियों से होकर के गुजरती हैं। कौन अस्थियाँ होती हैं? हड्डियाँ होती हैं, मैलस, इनकस, स्टेपीज से होते हुए फेनेस्ट्रा ओवलस तक पहुँचते ही ये अधिक प्रबल हो जाती हैं तथा कम विस्तृत हो जाती हैं। फेनेस्ट्रा ओवलस से झिल्ली कंपन करती है, जो कोक्लियर नलिका की पृष्ठ स्थल पर स्केला वेस्टिबुलाई से भरी पेरिलिम्फ में कंपन हो जाती है। तो वेस्टिबुलाई में क्या भरी रहती है? पेरिलिम्फ। ये क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर में कि वेस्टिबुलाई में भरी जो स्केला होती है, स्केला वेस्टिबुलाई में पेरिलस भरी होती है और फिर परिलस्का से ये कहाँ जाता है? एंडोलिम्फ में, यानी कि अंतःलस्का में पहुँचकर कार्टाई के अंग में जाती है। तो क्वेश्चन आ सकता है कार्टाई के अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं, मध्यकर्ण में पाए जाते हैं। यहाँ कार्टाई के अंग होते हैं जो संवेदी कोशिकाओं के रोम से टेक्टोरल कला से टकराते हैं, जिससे हमें सुनाई देता है। बस ये आपकी क्रिया हो गई, ये चित्र है क्रियाविधि का। कान हमारे शरीर का संतुलन करता है। इस तरीके से गति का संतुलन करता है, ये कान के कार्य हैं। कर्ण के दोष बहरापन क्या है? तो बहरापन तो आप जानते होंगे, बहरापन किसे कहते हैं। तो बहरापन कैसे होता है? कारण ये किसी दुर्घटना से हो जाता है, किसी आंतरिक संरचना की अधवृद्धि से हो जाता है, जैसे कान के अंदर कोई मांस बढ़ गया। कान के संक्रमण से हो जाता है, कान में बार-बार लकड़ी डालने से या कान को गंदी चीज़ से खजाने से ही हो जाता है और इससे बहरापन उत्पन्न हो जाता है। तेज़ ध्वनि से भी कान में बहरापन उत्पन्न हो जाता है। अब त्वचा क्या है? त्वचा एक स्पर्श संवेदांग है, जो शरीर के बाहरी स्तर को हम त्वचा कहते हैं। अब त्वचा के 2 भाग होते हैं, उपचर्म। उपचर्म जिस पे बाल होते हैं, कठोर होते हैं, नुकीले होती है। रात-दिन काम करते वक़्त ये घिसती रहती है और पुनः बनती रहती है। जिसकी मोटाई हथेलियों पर मोटी होती है और शरीर के कुछ भागों पर पतली होती है। अब चर्म के ये ऊपर वाली चमड़ी के नीचे भी एक मोटी चमड़ी होती है, जिसे चर्म कहते हैं। यह बाहरी चर्म के नीचे एक त्वचा होती है, जिससे हम मांसपेशी, ऊतक, चर्बी आदि ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इस पे सूक्ष्म रुधिर वाहिनियाँ पाई जाती हैं, स्नायु पाए जाते हैं, रुधिर कोशिकाएँ पाई जाती हैं और इस पे वसा, चिकनी आदि पदार्थ पाए जाते हैं। ये त्वचा का चित्र है। ये त्वचा का चित्र है। इसमें आप देख सकते हैं श्वेत ग्रंथियाँ ये पाई जाती हैं, रोम कांड ये पाए जाते हैं। इतनी इतनी त्वचा है, ये ऊपरी त्वचा कहलाती है, अधिचर्म कहते हैं और जो ये वाली नीचे की त्वचा है, ये क्या है? चर्म है। तो 2 भाग होते हैं इसमें। इसमें आप देख सकते हैं तो किरण स्तर, कण का स्तर, अनुकर्ण स्तर, संवेदांग तेल ग्रंथियाँ, पसीना ग्रंथियाँ और तंत्रिकाएँ आदि पाई जाती हैं। तो जो आंतरिक त्वचा में है, जो चर्म है, क्या है? ये नलियाँ पाई जाती हैं। बाह्य त्वचा में क्या पाई जाती है? आप देख सकते हैं क्या पाई जाती हैं। तो ये है त्वचा का आंतरिक स्तर, यानी कि चर्म कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? बाल भी यहीं से निकलता है और ये पसीना ग्रंथि पाई जाती है यहाँ पर और ये क्या पाया जाता है? ये धमनियाँ और स्राएँ पाई जाती हैं और इसमें श्वेत ग्रंथि, रोम पट्टिका पाई जाती है। तो ये सब लिख देना है आसानी से।
हमने त्वचा के बारे में पढ़ा, त्वचा के 2 भाग होते हैं, एक चर्म, एक अधिचर्म। चर्म जो गहराई में स्थित होता है, अधिचर्म जो ऊपर होता है, जो झड़ता रहता है। अब त्वचा के कार्य क्या हैं? तो शरीर की सुरक्षा करती है, ताप नियंत्रण करता है, तो ये हेडिंग हेडिंग लिख देना। इस पे संवेदांग पाए जाते हैं, ये अवशोषण का कार्य भी करती है और हानिकारक पदार्थों को अंदर भी नहीं जाने देती है, तो इस तरीके से त्वचा के हो गया। इस पर तेल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जो त्वचा को जलरोधी बनाती हैं। इस पे स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जो माताओं में स्तन ग्रंथियाँ पाई शिशु को दूध पिलाती हैं, दूध श्रवण करती हैं। इस पे बाल पाए जाते हैं, जो तापरोधी होते हैं। ये विटामिन डी को बनाती है और ये जल के त्वचा का ताप नियमन करती हैं। ये इसके